हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हमारी जर्नल साइंस की जो पी बाई क्यू की प्रैक्टिस सेट होने वाली है, उसकी आज पहली क्लास जो है करने वाला हूँ। तो ये क्लास कंटिन्यू होगी। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी को एक नई दिशा दे सकें और आप लोग यहाँ पे जो है सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो सके। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? किसी गुणसूत्र पर जीनोम की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया साथियों यहाँ पे जीन मानचित्रण कहलाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि पशु पशु व पौधों के पशु व पौधों के नाभिक के जो है नाभिक में साथियों धागे जैसी संरचना को साथियों गुणसूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बता दें कि धातु निष्कर्षण में साथियों कोक का उपयोग किया जाता है। कोक की बात करें साथियों तो कोक जो है ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक साथियों कार्बन का जो है एक शुद्ध रूप होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोक। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। यहाँ बताना कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो साथियों, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी की बात करें तो यहाँ पे 200 mm या साथियों 200 सेंटीमीटर या 20 mm जो है यहाँ पे होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यहाँ पे बताना है कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें बीजाणु जो है कितनी कोशिका होती है। तो यहाँ पे साथियों द्विगुणित कोशिका होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कौन सा अम्ल जो है यहाँ पे अम्लीय KMnO4 को जो है नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो C6H8O7 जो है, अर्थात यहाँ पे साइट्रिक अम्ल। साथियों, जो साइट्रिक अम्ल होता है इसका यहाँ पे सूत्र लिखा गया है। तो साइट्रिक एसिड जो है साइट्रिक अम्ल जो है इसके जो है रंग को नष्ट कर सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब एक वर्णी प्रकाश साथियों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका साथियों आवृत्त नहीं बदलता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब मृदा अति क्षारीय मृदा हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? आपको बता दें कि जब हमारी जैसे हम लोग ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं, हम कृषि परिवारों से संबंधित हैं, तो जब हमारी जो मृदा होती है उसमें बेस की मात्रा बढ़ जाती है। बेस की मात्रा बढ़ जाती है जिससे उछाल होता है, तो उसमें पेड़ पौधे उगने में जो है समस्या होती है। तो उसी मिट्टी की जो है गुणवत्ता को सुधार करने के लिए साथियों उसमें हम कार्बनिक पदार्थ का जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्बनिक पदार्थ जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो मृदा में विलयन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो मृदा साथियों पीएच के द्वारा जो है मापा जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो हमारी जो ऊसर भूमि होती है जिसमें हम क्षार की मात्रा बढ़ जाती है ऊसर भूमि में, तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का जो है यूज करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। साथियों, किसी चालक के प्रतिरोध की समानुपाती की बात करें तो यहाँ पे साथियों उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध साथियों उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसको साथियों आर से दर्शाया जाता है, आर से जो है दर्शाया जाता है साथियों। और जो प्रतिरोध है उसकी जो यसाई मात्रक है साथियों, प्रतिरोध की यसाई मात्रक साथियों ओम होता है और इसको जो है इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न बताना है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। साथियों, यहाँ पे जो केरल की साइलेंट वैली है वो किस लिए संरक्षित है? तो केरल की जो शांत घाटी है साथियों ये इसलिए संरक्षित है क्योंकि इसमें पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें कोई रेफरेंस और इसकी कोई व्याख्यात्मक नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुक्रम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है यहाँ पे जो वंशानुक्रम का अध्ययन या स्टडी किया जाता है तो क्या कहलाता है साथियों? तो ये आनुवांशिकी कहलाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे बताना है कि आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक आंसर एक प्रश्न का उत्तर देना है कि आनुवांशिकी का पिता जो है किसे कहते हैं। तो ये रही आपकी जो है एक क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? यहाँ पे बताना कि जब आणविक जो है ऑक्सीजन जो है पत्तियों से जब निकलता है तो वो कौन सी भौतिक प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पे साथियों जो है विसरण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रकाश है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे शैवाल और विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया प्रकाश ऊर्जा को आमतौर पर सूर्य से ग्लूकोज और के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना उसे हम विसरण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। साथियों, मानव वृक्क की जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की बात करें तो उसमें जो है एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में साथियों युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु को जो है छोड़कर यहाँ पे 46 गुणसूत्र जो है मानव में जो है 46 गुणसूत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 46 गुणसूत्रों में सॉरी साथियों यहाँ पे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र यहाँ पे होते हैं। तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और टोटल गुणसूत्र की संख्या तो 46 होती है। और मानव वृक्क की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की बात करें तो एक जोड़ी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए आप लोग को तो लगभग पता ही होगा, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। कितना जैसे मैं बता दे रहा हूँ लेकिन आपकी जानकारी के लिए, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है लिखना है। तो यहाँ पे जो गैस है साथियों एथिलीन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, एथिलीन गैस का उपयोग फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने में यूज किया जाता है। और एथिलीन का रासायनिक सूत्र की बात की, यहाँ पे आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। तो एथिलीन का जो रासायनिक सूत्र है वो C2H4 होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान है। साथियों पे किसी विखंडनीय द्रव्य का जो क्रांतिक मान्य होता है वो साथियों कितना होता है? तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रृंखलन अभिक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। तो जब किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान लिया जाता है
तो उसके श्रृंखला नवक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान के साथ यहाँ पे लिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे सूक्ष्मतारंभी अनुक्रमण अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करने वाला साथियों लाइकेन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से बात करें पर्यावरण के, तो यहाँ पे पौधों के विभिन्न समूहों या समुदायों के क्रमिक नवविहीनिक कारण किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक परिवर्तन होता है। लाइकोन जो होता है वो पर्यावरण का साथियों सूचक होता है। तो यहाँ पे अगर हम सूक्ष्मतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में जो कार्य करता है वो लाइकिन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है। साथियों उस अभिक्रिया का नाम साथियों यहाँ पे अपचयन है। अपचयन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। साथियों इसका ये समझ लिया आप लोग को लिए होमवर्क हो गया। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाना है और ये 17वें क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको सभी लोग को लिखना है। आप लोग को समझ लीजिए कि इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, कितने जो है इस सीरीज को देख रहे हैं। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि सर्वग्राही जो है रक्त समूह होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, तभी आपकी तैयारी को एक नई दिशा जो है यहाँ पे मिलेगी, तभी पता चलेगा आप लोग एक्टिव हैं और आप लोग अपने TRE 4 की तैयारी में किस तरीके से विज्ञापन के पहले लगे हुए हैं। तो साथियों यदि ये हमारी जो आज जनरल साइंस की जो एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी हो साथियों। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो TRE की उनको भी ये शेयर कीजिएगा, उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप TRE की जो 4 की तैयारी हो उसकी तैयारी में एक नई दिशा ले सकें और आपकी TRE 4 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।